तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है। उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम फिर से लेकर आ गए हैं अपने क्लास 10th का साइंस का लेक्चर। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग साइंस का प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग दर्पण पढ़ चुके थे। दर्पण में जो है गोलीय दर्पण क्या होता है ये जान चुके हैं हम लोग। ठीक है, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं ये भी जान चुके हैं हम लोग, कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ये सारा चीज हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं और गोलीय दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम वगैरह समझेंगे। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब आज देखना है हमें प्रतिबिंब। ठीक है, ऊपर हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश, क्योंकि प्रकाश चैप्टर, ठीक है, लाइट चैप्टर चल रहा है, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज, इंग्लिश में कहते हैं इसको, क्या होता है प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम जब कोई भी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में इसका परिभाषा ये दे सकते हैं इसका, कि जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति का उस दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका परछाई बनेगा, उसका आकृति बनेगा। ठीक, यदि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं या कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति या वस्तु की आकृति इस दर्पण में बनने लग जाती है और इसी आकृति को ही इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ पे भी क्या होने लग जाएगा, एक आकृति बनने लग जाएगी दर्पण के अंदर और इसी आकृति को ही इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह हो जाएगा हमारा क्या, प्रतिबिंब, और ये हो जाता है खुद बिंब। इस वस्तु को, खुद वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब कहते हैं, क्योंकि बिंब का यह प्रतिबिंब है, छाया है इसका। ठीक है, इसको कहेंगे बिंब और इस बिंब का प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बन रहा है। ये तो नॉर्मल भाषा में होगा। साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, अगर हम मान लें ये दर्पण है और दर्पण के सामने कोई बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु, इस बिंदु वस्तु को ले लें, तो जब किसी दर्पण के सामने एक बिंदु वस्तु रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों कंडीशन होता है, तो कभी कभी वास्तव में मिलती है, कभी कभी यह मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए बोलते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये साइंस की भाषा में है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कहलाएगा और ये वस्तु कहलाएगा, बिंदु वस्तु कह सकते हैं इसको। ठीक है, बिंदु वस्तु, ये साइंस की भाषा में हो जाएगा। ये नॉर्मल भाषा हो जाएगा कि जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण के अंदर बनने लगती है, तो इस बनने वाली आकृति को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, और खुद वस्तु को बिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कहिए तो परिभाषा लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं परिभाषा। ठीक है, दोनों परिभाषा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का परिभाषा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और खुद वस्तु को बिंब कहते हैं। और स्वयं या खुद, ठीक है, और खुद वस्तु को बिंब कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रतिबिंब का परिभाषा। और खुद वस्तु को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लें, समझने के लिए आसानी रहेगा। ये दर्पण है, ठीक है। दर्पण के सामने हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु वस्तु है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन होने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि यह प्रतिबिंब है, ठीक है, और यह क्या है? बिंब है। बिंब यानी खुद वस्तु है। ठीक, क्लियर? ये हो जाता है प्रतिबिंब का परिभाषा। ठीक है, और एक नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं और करके लिख देते हैं। जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बनने लगती है। तो इस आकृति को ही, ठीक है, बनने लगती है। तो इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति क्या होती है? उस दर्पण में बनने लगती है। तो इसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्रतिबिंब का परिभाषा। अब ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक, और प्रतिबिंब 2 प्रकार के कौन कौन से बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इसको रियल इमेज कहते हैं इंग्लिश में, रियल इमेज। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो नीचे वाले को इरेज करते हैं, फिर इसका डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद यदि वास्तव में मिलेगी तो वहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं फिर समझाते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। ठीक है, वास्तव में मिलती है, यही पॉइंट है इसका, वास्तव में मिलती है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। तो क्या हो गया, परिभाषा देखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए वास्तव में मिलती है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसी पॉइंट से, इसी बात से पकड़ना है वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या परिभाषा होगा इसका। ठीक, और वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है केवल, तो वहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब, केवल आभास होगा। ठीक है, और उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो ये परिभाषा रहेगा। ठीक है, और दूसरा लिख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तो वहाँ पे समझेंगे कि कहाँ आभासी कहाँ पर वास्तविक बन रहा है, उस चीज़ को हम समझा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब ये वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज। ठीक, अब इसको समझते हैं। सेम एज डेफिनेशन उसी के तरीके से होगा, बस यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि अब इसमें वास्तव में था और इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी, केवल आभास होगा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लिखते हैं इसका परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर
मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को, आभासी तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया परिभाषा इसका। जैसे उसका था वैसे ही इसका भी है। इसमें क्या हो रहा है कि केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यह आभास हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। क्या लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यहाँ पे लिखना छूट गया है, लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यहाँ छूट गया है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे समझेंगे कहाँ आभासी बन रहा है, कहाँ वास्तविक बन रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये कुछ प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है कि इमेज कैसे बनाएंगे हम लोग, प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो जान लेते हैं हम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है? मोस्टली 3 नियम है और उनमें से कोई 2 अप्लाई करके हम लोग इमेज बनाते हैं। तो नियमों को जान लेते हैं। पहला है, देखिए, ये दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण, और ये दर्पण है उत्तल, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, याद होगा। यहाँ पे पोल होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पे कहीं इसका क्या है, सेंटर रहता है, यानी कि वक्रता केंद्र। ऐसे ही इसमें है, इसका सेंटर इधर हो जाता है राइट साइड में, तो वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, इसका ध्रुव है, पोल। और ये पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। याद होगा अच्छे से। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है वो जाके पिछला लेक्चर देखें कि यह क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये ध्रुव होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम यही है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, हमेशा भाई प्रकाश किरण किधर से आएगा? बाएं साइड से आएगा। ठीक, और कैसे आएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं अगर, तो क्या होगा? देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस दर्पण पर मान लेते हैं ए पॉइंट पर आई। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष है और इसके जिस बिंदु से होकर जा रही है इसको फोकस कहते हैं। और यह बात हमेशा याद रखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है हमेशा फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यही समझना है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब भी जाएगी परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, उस मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे आ रही है कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, और ये दर्पण से परावर्तन होकर तो इधर चली जाती है, लेकिन यह मुख्य फोकस से जाती है, हमेशा फोकस से ही जाती है। तो ये बोल देना है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है।
और इसमें मुख्य फोकस से ही जाती है। तो ये अवतल है, इसमें वास्तव में जाती है, इसमें वास्तव में नहीं जाती, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। तो दरअसल यहीं पे आभासी प्रतिबिंब बनता है जहाँ पे आभास होता है, और यहाँ पे वास्तव में जाता है तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा नियम है, देखिए पहला यही है कि जो मुख्य अक्ष से समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा, अवतल और उत्तल दोनों के लिए बना रहे हैं, ये अवतल है, ये उत्तल है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे इसका ध्रुव हो जाता है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र रहता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसका ध्रुव, और ये मुख्य अक्ष, ठीक। अब एक प्रकाश किरण जो समांतर आई थी वो फोकस से आ रही है, लेकिन जो प्रकाश किरण यदि सेंटर से आ गई, वक्रता केंद्र से आ गई, तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, सेंटर से ही, वक्रता केंद्र से ही। जो प्रकाश किरण सेंटर से आई है, वक्रता केंद्र से आई है, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। और इसमें भी वही है, जो प्रकाश किरण इसमें भी वही है, जो प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो यहाँ से तो ये आएगी नहीं, बट आती हुई प्रतीत हो रही है वक्रता केंद्र की ओर, लेकिन यह दर्पण से यहीं परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। सेंटर से आने वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है, सेंटर से ही वापस लौट जा रही है, ठीक है। परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक। दूसरा नियम ये हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। ये है उत्तल दर्पण, ये है इसका वक्रता केंद्र, ये है इसका पोल यानी ध्रुव, और ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस है, ठीक। इसमें भी डिनोट करते हैं फोकस। तो यदि कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक, कोई प्रकाश किरण यदि फोकस से आ रही है, तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चली जाएगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से, वो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और इसमें भी जो फोकस की ओर आ रही है प्रकाश किरण, ये फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये दर्पण से जब परावर्तित होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीसरा नियम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अवतल के लिए ये तीनों, और ये उत्तल के लिए तीनों, ठीक है। तो जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन्हीं तीनों में से किसी दो को अप्लाई करके, यूज करके प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से जाती है, जो सेंटर से आती है, जो वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे सेंटर से निकल जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस। और तीसरा, जो मुख्य फोकस से आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये तीन नियम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से बता देंगे हम, ठीक है। ओके, जय हिंद।